हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग सब। आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम एंड डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ स्टडीज़। ओके नाउ मूविंग ऑन टू द क्लास। नाउ हम लोग ने प्रीवियसली एक न्यू चैप्टर शुरू किया था हिस्ट्री का, ट्रेसिंग द चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। ओके, तो ये हमारा हिस्ट्री का चैप्टर है जिसमें हमें स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ता है कि हिस्ट्री का एक टर्म कहाँ से आया, कैसे बना, कैसे डिवाइड हुआ और क्या क्या हमारे हिस्टोरियंस की सोर्सेज वगैरह थी। ठीक है, तो हम लोग मतलब कि यहाँ पे हम हिस्ट्री बनाना सीख रहे हैं बच्चों। ओके, सो आज हमारा जो चैप्टर इन द प्रीवियस क्लास हमने हिंदुस्तान वर्ड के ऊपर एक्सप्लेनेशन की थी, उसके ऊपर थोड़ी चर्चा की थी। आज हम लोग एक और वर्ड, एक और टर्म यूज़ करेंगे, फॉरेनर। ठीक है, मैं एग्जाम्पल आप लोगों को दूंगी कि हाउ द वर्ड विल चेंज अकॉर्डिंग टू द पीपल। लोगों के हिसाब से, एरा के हिसाब से, टाइम के हिसाब से एक वर्ड का मीनिंग कैसे चेंज होता है, इस बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ओके, सो आज जो हमारा न्यू टॉपिक है, जो न्यू वर्ड है, वो वर्ड है फॉरेनर। ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर नाउ। ये जो वर्ड फॉरेनर, जैसे कि प्रीवियसली हमने हिंदुस्तान के बारे में पढ़ा, तो ये जो वर्ड फॉरेनर है ये एक सिंपल सा वर्ड है, फॉरेनर। अभी हम लोग सब इसका मतलब जानते हैं, फॉरेनर का मतलब क्या होता है। बट प्रीवियसली फॉरेनर जो वर्ड है वो उन लोगों के लिए यूज़ होता है जो कि इंडियन नहीं है। यूज्ड टुडे इन वर्ल्ड वी यूज द वर्ड फॉरेनर हु इज़ नॉट, हु ही और शी इज़ नॉट इंडियन, राइट। यही बेसिक बात होती है। जो इंडियन नहीं उसको हम लोग फॉरेनर के नाम से जानते हैं। बट मेडिवल पीरियड में बच्चों, फॉरेनर का मतलब कोई अजनबी, कोई स्ट्रेंजर, कोई अजूबा इंसान होता था। ऐसा कोई इंसान जो उनके सामने आया, जो किसी भी विलेज में अगर चला जाए, फॉर एग्जांपल अगर एक बाहर का आदमी किसी गांव में चला जाए, किसी भी गांव में से जाना हो वहाँ चला जाए, तो वहाँ के लोगों के लिए वो फॉरेनर क्या होगा, एक अजनबी होगा, एक अनजान व्यक्ति होगा। ठीक है, जो उनके सोसाइटी का हिस्सा नहीं। वो अजनबी क्यों होगा उनके लिए बच्चों, वो इंसान उनके लिए अजनबी क्यों है, वो इंसान उनके लिए स्ट्रेंजर क्यों है, जिसे वो जानते नहीं, वो है एक फॉरेनर। लेकिन वर्ड मीनिंग चेंज हो रहा है बच्चों। वाई? बिकॉज वी आर चेंजिंग द प्लेस। हम जगह भी बदल रहे हैं और वक्त भी बदल रहे हैं। हम फॉरेनर के लिए, फॉरेनर हु इज़ नॉट इंडियन, वो हम तब वो वर्ड यूज़ करें अभी के टाइम पे इन मॉडर्न वर्ल्ड। बट मेडिवल पीरियड में फॉरेनर का मतलब एक स्ट्रेंजर होता था, एक ऐसा इंसान जो उनके सोसाइटी का, जो उनके बीच के ग्रुप का नहीं है, जो उनके कल्चर का नहीं, जो उनके साथ रहने वाला नहीं। ठीक है, बट ये तो हुआ मिडिवल पीरियड के बारे में कि फॉरेनर का वर्ड का मतलब चेंज हुआ। बट अगर हम इसी टर्म को हिंदी में देखें तो फॉरेनर को वो लोग क्या कह सकते हैं, कोई परदेसी बाबू आए हैं, ऐसा कह सकते हो ना। अगर बाहर से कोई इंसान आते तो हमारी दादी वादी जो अभी भी उसी टाइम पीरियड में, मतलब एक हिस्ट्री टाइम से तो रिलेट करती ही हैं। अगर हमारे घर में हमारी दादी होती तो कोई फॉरेनर अगर आ जाए, गोरा है बिल्कुल, उसकी आइज़ अलग, उसके बाल अलग, देख के तो लगता है कि हाँ वो इंडियन है, तो दादी क्या कहती, परदेसी बाबू आए, है ना। वो एक वर्ड यूज़ करती परदेसी एंड ऑल। और उसके बाद अगर नॉर्मल, ये तो हो गया हिंदी में परदेसी, लेकिन अगर हम पर्शियन में देखें तो पर्शियन में उस तरह के लोगों को अजनबी कहा जाता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर एक सिटी ड्वेलर की बात हम लोग करते हैं, सिटी ड्वेलर मतलब बच्चों ऐसा इंसान जो कभी कोई सिटी में रह रहा है या वहाँ पे घर रेंट करके लिया, कोई फॉरेस्ट में रह रहा है, फॉरेस्ट ड्वेलर, फॉरेस्ट में रहने वाला, और टाउन ड्वेलर, टाउन में रहने वाला। ठीक है, तो इसी तरह सिटी ड्वेलर, अ पर्सन हु लिव्स इन टाउन। तो टाउन में रहने वाला एक इंसान या तो रिगार्ड अ फॉरेस्ट ड्वेलर भी हो सकता है, एक फॉरेनर भी हो सकता है। एक सिटी में रहने वाला इंसान भी एक फॉरेनर हो सकता है, एक फॉरेस्ट में रहने वाला इंसान भी एक फॉरेनर हो सकता है। लेकिन दोनों इंसान अगर सेम विलेज में रह रहे हैं, एक ही साथ, एक ही दूसरे के साथ, एक ही गांव में रह रहे हैं, तो वो एक दूसरे के लिए फॉरेनर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वो लोग दोनों एक दूसरे को जानते, एक ही सोसाइटी, एक ही ग्रुप में रहते। इवन अगर उनका रिलीजियस भी डिफरेंट हो, कास्ट भी डिफरेंट हो, बैकग्राउंड भी डिफरेंट हो, फिर भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो उनके लिए फॉरेनर नहीं है, स्ट्रेंजर नहीं है, कोई और इंसान नहीं। क्यों? क्योंकि वो उनके साथ उसी विलेज में रहता है, उसी जगह पर रहता है। अगर एक सिटी डोलर, एक सिटी में रहने वाला इंसान और एक फॉरेस्ट डोलर, दोनों को अगर एक सोसाइटी में रखा है, तो वो लोग दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं होंगे, परदेसी नहीं कहलाएंगे। क्यों? भले से उनका कास्ट अलग है, उनका रिलीजियस अलग है, उनका बैकग्राउंड अलग है, बट फॉरेनर क्यों नहीं कहलाएंगे? क्यों? क्योंकि वो लोग दोनों एक दूसरे को जानते हैं, दे वर लिविंग इन द सेम सोसाइटी। तो इसलिए वर्ड का मीनिंग क्या हो गया, चेंज हो गया अकॉर्डिंग टू द टाइम, प्लेस, एरा, हुआ ना चेंज। अब हम लोग बात करते हैं, हिस्टोरियंस जो थे हमारे, उनको ये सब बातें पता कहाँ से चली, आखिर कैसे पता चला कि हिस्ट्री में क्या क्या होता है। उन लोगों के पास तो विकिपीडिया, गूगल जैसा कुछ है नहीं, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई उनका भी सोर्स होगा पता करने का। तो हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज,
हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है। जो हिस्टोरियन, जो इतिहास लिखने वाले लोग हैं, इतिहास बताने वाले लोग हैं, उन लोगों को ये सब बातें पता कहाँ से चलती है, आखिर उनका सोर्स क्या है। तो इस बारे में हम लोग आज बात करते हैं, ठीक है। हिस्टोरियंस बच्चों बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज यूज़ करते थे, बहुत तरह के सोर्स, वी कांट इवन इमेजिन। वो छोटे छोटे चीज़ों को भी यूज़ करते थे एज अ सोर्स, ताकि वो पास्ट के बारे में जान सके, उस पीरियड के बारे में स्टडी कर सके, वहाँ के नेचर के बारे में जान सके। जो इस बारे में वो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते थे, वो उस पास्ट के बारे में एक छोटी चीज़ जानने के लिए भी हर डिफरेंट तरह के सोर्सेज, तो डिफरेंट चीज़ें यूज़ करते थे, बहुत तरह के सोर्सेज को यूज़ करते थे उस पास्ट, उस पीरियड के बारे में स्टडी करने के लिए, जो पर्टिकुलर टॉपिक पे वो लोग इन्वेस्टिगेट करते थे, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता था बच्चों, एक क्वाइन, एक इंस्क्रिप्शन, कोई भी मैन्यूस्क्रिप्चर होता है, बहुत सारे प्लेसेस होते हैं, बहुत सारे लोकेशंस होते हैं। इवन एक छोटा अगर उन्हें ये भी मिलता था ना, कोई छोटा टूल भी अगर मिलता था किसी एशियन टाइम हिस्ट्री का, या कोई छोटा बर्तन भी मिल जाता था ना, मतलब कोई छोटा सा अगर उन्हें यूटेंसिल्स भी मिल जाए, कोई बर्तन हो, कोई राजा का यूज़ किया हुआ एक छोटा पेन हो, तो वो उसके बारे में भी स्टडी करने के लिए उन चीज़ को, छोटी चीज़ों को कलेक्ट करते थे, सो दैट दे कुड अंडरस्टैंड कि उस टाइम पीरियड पर उनकी लिविंग कैसी थी, उनका रहना सहना कैसा। बेसिकली उनका 3 सॉर्ट्स था। एक तो बहुत सारे रिकॉर्ड किए हुए, इससे प्रीवियसली अगर कुछ रिकॉर्ड किए हुए डेटा है उसे देखते थे, मैन्यूस्क्रिप्ट देखते थे, इंस्क्रिप्शंस देखते थे, कॉइन्स देखते थे इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि कौन से एरा में कौन से कॉइन, और वो कॉइन किस चीज़ के बने, सोने के बने, पीतल के बने, चांदी के बने, कौन सा मेटल, कौन सा धातु, किस टाइम पीरियड में, किस एरा में सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ। ये सारी बातें वो लोग इन सब छोटी चीज़ों से रिकॉर्ड करते थे, ठीक है। जो नंबर और वैरायटी है ना, जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स की जो नंबर और वैरायटीज़ है बच्चों, उसका नंबर और उसका वैरायटीज़ मतलब उसके डिफरेंट फॉर्म्स वो इंक्रीज़ होते गए, ठीक है। इस टाइम पीरियड पे जो हम लोग जिस एरा के बारे में बात करें, मिडीवल पीरियड, उस टाइम पीरियड पे जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स थे वो धीरे बढ़ते चले गए और ड्रामेटिकली बढ़ते चले। ड्रामेटिकली क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि हर शॉर्ट टाइम में कौन राजा क्या कर रहा है, एक हिस्टोरियंस अगर उसे किसी और तरह से लिखते तो दूसरे भी वही लिखेंगे, बट अपना थोड़ा जो उनका कहते हैं ना, जो टेस्ट होता है उनका लिखने का जो तरीका होता है वो बदल करके फिर दूसरे तरह से लिखते थे। तो जो टेक्सचुअल, जो लिखने वाला जो रिकॉर्ड था, जो उन लोग रिटन फॉर्म में लिख रहे थे, वो इस टाइम पीरियड पे वो एरा, वो रिकॉर्ड बढ़ते चला गया, ठीक है। और वो बढ़ते बहुत बढ़ गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, स्लोली फिर जो अदर टाइप्स ऑफ जितने भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थे ना, लिखने वाली बात ऊपर चलती गई और बाकी जो छोटे चीज़ों से वो लोग जो हिस्ट्री के बारे में पता करते थे या किसी चीज़ के बारे में स्टडी करते थे, वो चीज़ें कम होती चली गई, ठीक है। जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन था वो टाइप उनका कम होता चला गया और वो जो सामने उनके दिखता था उसके ऊपर लिखने की जो तुम्हारा कहते हैं ना, लिखने का जो प्रक्रिया था, जो प्रोसेस था, वो आगे बढ़ता चला गया, ठीक है। तो लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, पेपर चाहिए। तो इस टाइम पीरियड पे जो पेपर था वो ग्रेजुअली चीप होता गया, सस्ता होता गया और बहुत वाइडली अवेलेबल, बहुत आसानी से लोगों के लिए अवेलेबल होता चला गया। क्योंकि जैसे जैसे हम मॉडर्नाइज हो रहे बच्चों, जैसे जैसे वो लोग हिस्टोरियंस नई चीज़ें समझना स्टार्ट करने लगे, वो लोग नई चीज़ों को आइडेंटिफाई करने लगे, उसके ऊपर लिखना शुरू किया, उसको यूज़ करना शुरू किया। इसी तरह लिखते लिखते उन लोगों ने पेपर को यूज़ करना स्टार्ट किया। तो जैसे ही पेपर की डिमांड बढ़ी, ऑब्वियसली पेपर की सप्लाई भी बढ़ गई, पेपर सस्ते हो गए, बहुत आसानी से लोगों को मिलने लगे। लेकिन वो लोग पेपर उस टाइम पीरियड पे हॉली टेक्स्ट लिखने के लिए यूज़ करते थे, मतलब कोई ग्रंथ, कोई मैन्यूस्क्रिप्ट, कोई वेदास, इस तरह की चीज़ें लिखने के लिए वो लोग पेपर यूज़ करते थे। बाकी चीज़ें लिखने के लिए, किसी राजा की ज़िंदगी के बारे में लिखना, तो वो किसी पत्थर के ऊपर उसको क्या करते, गुदवा देते थे, है ना, स्क्रिप्ट उसके ऊपर लिखवाते थे। जो क्रॉनिकल्स होते थे ना, जो क्रॉनिकल्स होते थे रूलर्स के, जो लेटर्स होते थे, जो टीचिंग होती थी सेंट्स की, टीचिंग ऑफ सेंट्स मतलब पता है ना, साधु की जो बातें होती है, जो उनकी फॉलोअर्स होते हैं वो उनकी बातों से सीखते हैं। तो जो साधु संत सिखाते थे, जो भी पेटिशन वाले, जो भी छोटे अभी हम लोग क्या कहेंगे, जर्नल्स, छोटे पेजेस में बनाते थे चीज़ों को, वो सारे रिकॉर्ड्स, वो सारे रजिस्टर करने लगे ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सेस। अब ये सारी चीज़ें जो रिकॉर्ड होने लगी, किसके ऊपर होने लगी, टैक्सेस के ऊपर। ये सारी चीज़ें अब रिकॉर्ड होने लगी पेपर वाइज। अब कुछ भी किसी जगह पर जाके गुदवाने की ज़रूरत नहीं है, मैन्यूस्क्रिप्ट बनने लगे, रिकॉर्ड्स बनने लगे, हॉली टेक्स्ट बनने लगी, जो जितने भी संत महात्मा, उनकी बातें भी छपने लगी, उनकी बातें भी लिखाने लगी। भी प्रिंटिंग नहीं आया है बच्चों, ठीक
ठीक है। अभी प्रिंटिंग का सीजन नहीं, अभी प्रिंटिंग का डेवलपमेंट नहीं हुआ, अभी सिर्फ लोग लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपको कहा ना, टेक्सटुअल रिकॉर्ड्स लिखने का जो प्रोसेस है ना इस टाइम पीरियड पे, वो बहुत जल्दी से बढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे लोगों ने इस तरह की चीज़ों को करना स्टार्ट किया। जो मैन्यूस्क्रिप्ट थे, जो वेल्दी मैन्यूस्क्रिप्ट्स वही लोग खरीद सकते या अपने पास रख सकते थे उस टाइम पीरियड में, जो अच्छे पोजीशन में या जो रिच पीपल होते थे वहाँ के, ठीक है। रिच पीपल हुए, वहाँ के रूलर्स हुए, वहाँ के मोनास्ट्रीज हुए। मोनास्ट्रीज हम किसे कहते हैं? मॉन्क्स को, है ना, जो अपनी पूरी ज़िंदगी रिलीजियस वाइज किसी संत या किसी महात्मा के अंडर या फिर किसी भी रिलीजियस के ऊपर जो अपनी ज़िंदगी जीते, और वो लोग जहाँ रहते हैं, जिस बिल्डिंग में, जिस भी केव में, जिस भी छोटे ग्रुप में, उसको हम लोग मोनास्ट्रीज कहते हैं, ठीक है। टेम्पल्स में, प्लेसेस में, लाइब्रेरीज में, इन सब जगह पे बहुत सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन हिस्टोरियंस ने क्या की, रखना शुरू कर दी, ठीक है। मैन्यूस्क्रिप्ट जितने भी थे वो कौन लोग कलेक्ट करने लगे? वैसे लोग जो वेल्दी थे अपने सोसाइटी में, जो ज़्यादा रिच पीपल थे, जिनके पास अपने सोर्सेज थे उन चीज़ों को खरीदने के। नॉर्मल लोगों के लिए मैन्यूस्क्रिप्ट खरीदना इज़ नॉट एन ईजी जॉब, क्योंकि मैन्यूस्क्रिप्ट बहुत एक्सपेंसिव होता था उस टाइम पीरियड पे। या कोई अच्छे रूलर हैं, कोई मोनास्ट्रीज, कोई अच्छे संत महात्मा है, कोई टेम्पल है, कोई पैलेस के लोग हैं, या कोई लाइब्रेरियन है, उन सब लोगों ने इन सब चीज़ों को कलेक्ट करके प्रिजर्व करना शुरू कर दिया, और उन्हें बहुत सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलने लगी उनसे, ठीक है, हिस्टोरियंस को। लेकिन ये सब क्या था बच्चों? ये सब इतना आसान नहीं था यूज़ करने के लिए। एट दैट पीरियड ऑफ टाइम इन सब चीज़ों को कलेक्ट करके यूज़ करना, इट्स नॉट ईजी, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि इन सब चीज़ों को एक जगह कलेक्ट करके रखना, वैसा कोई साधन उस टाइम पे मेडिवल पीरियड में था ही नहीं। लाइब्रेरी जैसी चीज़, कलेक्टिव सामान जैसी चीज़ रखना, ऑक्शन जैसा चीज़ करना, ये सब उस दौरान में तो पॉसिबल नहीं था। तो ये सब चीज़ों को करना थोड़ा मुश्किल था वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कोई प्रिंटिंग प्रेस बनी नहीं थी, तभी कोई प्रिंटिंग एरा भी नहीं चल रहा था। तो जितने भी स्क्राइब्स थे ना, स्क्राइब्स उन्हें कहते हैं बच्चों, पर्सन हु राइट्स डॉक्यूमेंट्स। जो डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं, मतलब जो ओरिजिनल हिस्ट्री को कॉपी करते हैं ना, कॉपी करके जो छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं, उन लोगों को हम स्क्राइब्स बुलाते हैं, ठीक है। पर्सन हु यूज टू राइट डॉक्यूमेंट्स, लेकिन ओरिजिनल डेटा से जो छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं, उन पर्सन को हम लोग स्क्राइब्स बुलाते हैं, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर द पॉइंट। स्क्राइब्स जो थे वो क्या करते थे? मैन्यूस्क्रिप्ट को कॉपी करते थे अपने हाथों से, क्योंकि प्रिंटिंग का ज़माना नहीं था अभी, दूसरे जगहों पे लिखते थे। लेकिन लिखने के दौरान जब वो लिखते थे मैन्यूस्क्रिप्ट से, तो उन्हें लगता था ये बात थोड़ी मुश्किल है या तो लोगों के लिए समझना थोड़ा मुश्किल होगा, तो वो इसको थोड़ा स्लाइटली चेंज कर देते थे अपने लैंग्वेज में। जो बात ओरिजिनली थी उसको थोड़ा बदल के लिखते थे, और थोड़ा ईजी हम समझ पाए इस तरह से लिखते थे। और ऐसे करते करते टेक्स्ट ऐसे ही बनने शुरू हो गए। जब स्क्राइब्स ने मैन्यूस्क्रिप्ट से डॉक्यूमेंट्स कॉपी करना शुरू किया, कहीं और लिखना शुरू किया, तो वो लोग अपने हिसाब से थोड़ी थोड़ी चेंजेस करना शुरू करते रहे। और ये चेंजेस बच्चों सेंचुरीज बाय सेंचुरीज बढ़ती चली गई, और मैन्यूस्क्रिप्ट्स सेम टेक्स्ट से बनते थे। मैन्यूस्क्रिप्ट जो थे, जो पुराने ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट है और जो सेकेंड मैन्यूस्क्रिप्ट तैयार हो रहा है, वो मैन्यूस्क्रिप्ट उसी सेम जगह से बनता था, लेकिन वो दोनों आपस में अलग हो जाते थे, थोड़े से अलग हो जाते थे फ्रॉम ईच अदर। वाई? क्योंकि जो स्क्राइब्स लिखने वाले थे उन्हें लगता था कि ये बात थोड़ी मुश्किल है हमारे समझने के लिए, या इसे थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, इसके वर्ड में थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, तो वो उसे चेंज करके लिख देते थे। एंड इन डूइंग दैट, सेंचुरीज बाई सेंचुरीज ऐसा करते करते जो ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट था वो डाउन होता चला गया, और हम वो मैन्यूस्क्रिप्ट अब पढ़ने लगे हैं बच्चों जो हमें स्क्राइबर्स ने दी है, जो हमें स्क्राइब्स कॉपी करके देते थे, ठीक है। तो अभी जो भी अगर हम लोग कभी जानना चाहें किसी भी ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट का ऑथर, राइटर कौन है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये बहुत मुश्किल है बच्चों अभी जानना कि एक्चुअली कोई मैन्यूस्क्रिप्ट का ऑथर कौन है। इट्स नॉट वेरी इजी, क्योंकि वो मैन्यूस्क्रिप्ट हमें पता है कि वो किसी स्क्राइब्स ने कॉपी करके लिखी है, तो उसने अपने वर्ड्स यूज़ करे होंगे। उसके बारे में इतना डिटेल में पढ़िए कि आपको समझ आएगा। हो सकता है कि ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट इससे लमसम मिलता हो, ठीक है। तो इसीलिए मैन्यूस्क्रिप्ट को ओरिजिनल ऑथर जानना इतना आसान नहीं है। ये डिपेंड करता है उसके ऊपर कि स्क्राइब्स ने, जो लिखने वाले, उसे कैसे कॉपी की है। तो इस इन्फॉर्मेशन को पूरी तरह समझने के लिए इस स्क्राइब्स में जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो कितनी वैलिड है ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट से, हमें सेम टेक्स्ट को पढ़ना चाहिए, ठीक है। जो ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट है अगर हम उसे पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा कि जो रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट बाद में जो वैलिड मैन्यूस्क्रिप्ट बनी है वो कितनी अलग है उससे, ठीक है। पता है बच्चों, जो क्रॉन्सनर्स होते थे, मतलब जो पहले के जो हिस्टोरियंस राइटर, हिस्ट्री राइटर जो होते थे, उनकी एक्चुअल वर्जन हम तक पहुंचने में बहुत वक्त लगा है, बहुत टाइम लगा है ओरिजिनली पहुंचने में। क्यों?
क्योंकि इसका एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देती हूँ। 14th सेंचुरी में ना मैन्युस्क्रिप्ट मतलब इन द 14th सेंचुरी एक बहुत अच्छा राइटर था। उस राइटर का नाम था ज़ियाउद्दीन बरानी। वो राइटर नहीं, आप उसे कह सकते हो वो एक काउंसिलर था, ठीक है। तो 14th सेंचुरी में एक काउंसिलर था जिसका नाम था ज़ियाउद्दीन बरानी। उसने 13th, मुझे लगता है कि उसने अपनी फर्स्ट काउंसिलर 1356 में लिखी थी और दूसरी वर्जन उसी के 2 साल बाद, मतलब हम लोग कह सकते हैं 15th सेंचुरी की लगभग लिखी थी। बट जो हिस्टोरियंस थे ना, जो इतिहासकारी, जो हिस्टोरियंस थे, जो उसे देख करके वापस कोई और वर्जन उसकी बनाते या उसका एक दूसरा टेक्स्ट बनाते, उन्हें ज़ियाउद्दीन बरानी की ओरिजिनल वर्जन मिलने में काफ़ी साल 1960s में उसे मिला उसका वर्जन। और वो कहाँ क्यों मिला उन्हें इतना लेट, क्यों? क्योंकि जो हम कह सकते हैं जहाँ भी वो रखी गई थी ना, जिस भी कलेक्टिव लाइब्रेरी में या जहाँ हिस्ट्री को प्रिजर्व करके रखा जाता है, वो वहाँ कहीं गुम हो गई थी। तो हिस्टोरियंस तक पहुँचते पहुँचते उसे इतने साल लग गए। ज़ियाउद्दीन बरानी ने 13th सेंचुरी में अपनी हिस्ट्री लिखना, कोई क्रॉनिकल्स लिखना स्टार्ट किया था। उसका वर्जन नॉर्मल हिस्टोरियंस को मिलने में 1960, मतलब इतने साल का टाइम लग गया। सो इट्स बेसिकली ऐसा होता है, वर्जन मतलब जो उनके राइटिंग, ओरिजिनल राइटिंग होती है, वो बहुत साल पहले लिख दी जाती है, लेकिन हम तक पहुंचने में काफ़ी साल लग जाते हैं उसे, बहुत साल, क्योंकि वो जहाँ रखी होती मे भी हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, या सॉर्ट ऑफ किसी भी वजह से वो नहीं मिलता वहाँ पर। रहती सब एक ही जगह पर है, मिसप्लेस हो जाती है या वहीं होती है, समझ नहीं आती। ओके, सो अगर हमें कभी अभी के दौर पे कोई नई हिस्ट्री पता चले तो इतना शॉक्ड होने की ज़रूरत नहीं है, उसे पॉलिटिकल किसी चीज़ से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा होता है, इट इज़ पॉसिबल। कभी कभी हिस्ट्री जब लिखी जाती है तो उसे कहीं सेफ रखने के लिए कहीं भी साइड में कहीं अच्छी जगह उसे प्रिजर्व करके रखा जाता है, और हमें उसे ढूंढने में थोड़ा टाइम लगता है। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए आपकी क्लास इतनी ही है। यहाँ तक आप अच्छे से पढ़ना, समझने की कोशिश करना कि उनके रिसोर्सेज क्या हैं, हिस्टोरियंस कैसे लिखते थे। इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग आगे की पढ़ाई करेंगे। ओके, टिल देन अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम या बातें समझ नहीं आती, ट्राई टू रिवाइंड योर वीडियो अगेन एंड अगेन एंड अगेन, और उससे पढ़ने की कोशिश कीजिए। जो मैं बता रही हूँ अपने नोट्स को उससे रिलेट कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, और इससे आप लोग चाहो तो घर में अपने नोट्स बना के ईजिली पढ़ सकते हो। दैट विल हेल्प इन योर एग्जाम। मैं हमेशा कहती हूँ अपने नोट्स से अपने वीडियो को बार बार कंपेयर मत करना। हम आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताते हैं जो नोट्स में नहीं लिखी होती है। ओके, सो टिल देन आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, स्टे एट होम, स्टे सेफ, एंड डोंट फॉरगेट टू स्टडी अ लिटिल बिट। ओके, थैंक यू बच्चों फॉर लिसनिंग।